दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। और ये आने वाले कोई भी वनडे एग्जाम हो, जैसे बिहार एसआई, बिहार एसएससी, इन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहला अनुच्छेद जो है, पहले ये भाग से स्टार्ट होता है। भाग 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 20-21 तक जाता है। और भाग 1 में जो है वह आपका संघ के नाम और क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा एवं नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 3 के ही तहत तेलंगाना, झारखंड, इन सभी राज्यों का गठन हुआ है। अब आता है भाग 2। भाग 2 में मेनली नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग तो इसमें जो है नागरिकता के बारे में बताया गया है। और भाग 11 जो है यह संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। अधिकार और ये दोनों जो है अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 11 ये भाग 2 से इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं। और भाग 1 से जो है वह अनुच्छेद 1, 2 और 3 महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं, तो अब आपका फंडामेंटल राइट, ये आपका भाग 3 के अंतर्गत आता है। ये भाग 3 और भाग 4 ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट है और भाग 4 में आपका डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी है। डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटी है। और फंडामेंटल ड्यूटी को जो है 42 अमेंडमेंट के तहत स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अब जो है जो भाग 3 जो है इसमें जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो आपका 14 से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अधिकार हैं। तो 14 के अंतर्गत जो है वह कानून के समक्ष समानता को बताया गया है। और अनुच्छेद 15 जो है यह आपका किसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया है, यानी कि रोकने का काम किया है। और 16 जो है यह जो है रोजगार में अवसर की समानता को बताता है। ऐसे काफ़ी सारे किताबों में अवसर की स्वतंत्रता को बताया गया है। तो और मेनली ये जो अवसर में समानता है ये कहीं ना कहीं आपका सार्वजनिक रोजगार से ही संबंधित है। और यदि 17 की बात करें तो 17 में अस्पृश्यता का अंत, कोई छुआछूत हो, कोई और किसी तरीके का भेदभाव है तो उसे अंत करने की बात 17 में कही गई है। और 18 में जो है वह उपाधियों का अंत है। और वो कोई भी अपने नाम के आगे में उस उपाधि को जोड़ नहीं सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला या फिर पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला, तो वो अपने नाम के आगे में जो उसका सम्मान है, जो उसे उपाधि प्राप्त हुई है, उसे ऐड जोड़ नहीं सकता है। अब अनुच्छेद 19, इसमें जो है 6 अधिकार मिले गए हैं। जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता है, आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी रोजगार कर सकते हैं। इस प्रकार से 6 अधिकारों को आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। अब आर्टिकल 20 जो है वह अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। सपोज दैट आर्टिकल 20 का एक एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति है ए, ये क्या करता है, ये किसी अपराध में फंस जाता है। कोई भी अपराध हो सकता है आपका, तो इसे कानून के समक्ष या जो भी इसका उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट हो, तो वहाँ पर इसे यह अधिकार होगा कि यह अपना दोष सिद्धि को साबित कर सकता है। तो आर्टिकल 20 इसी के संदर्भ में है कि कोई भी व्यक्ति दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। और आर्टिकल 21 जो है वह
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को बताता है। और आर्टिकल 22 जो है कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण की बात करता है। तो इस तरीके से कुछ फंडामेंटल राइट थे और आगे जो है वो शोषण के अधिकार से हैं। और शोषण के अधिकार में आर्टिकल 23 जो है मानव तस्करी और बलात् श्रम को रोकने की बात करता है। जैसे कि मानव तस्करी का मतलब हुआ कि आदमी को आदमी को बेचा जाना, तो वो उसे रोका जाएगा, तो इसकी बात करता है। और फिर आपका यदि बलात् श्रम है तो बच्चे से कोई भी काम करवाना, जैसे कि बड़े-बड़े खदानों में, बड़े-बड़े कल कारखानों में, तो इस तरीके से काम करवाना बच्चे से, उसे बोलते हैं आपका बलात् श्रम। और अनुच्छेद 24 में जो है कारखाने, खदानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार के लिए उसमें रोकने की बात कही गई है कि यदि कोई बच्चा जो है वह 14 वर्ष से कम उम्र की आयु का है तो वह कारखाने और खदानों में नहीं काम कर सकता है। वहीं यदि आर्टिकल 25 की बात की जाए तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने की बात को करता है आर्टिकल 25। तो यहाँ से जो है ये दोनों जो है 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था। अब जो है 25 के बाद ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल 26 जो है यह धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। आप धार्मिक मामलों में प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो काम करते हैं, धार्मिक संस्थाएं जो काम करती है उसका बहुत सारा काम करता है, उसका स्कूल होता है, जैसे कि डीएवी पब्लिक स्कूल जो सबसे बड़ा एक धार्मिक संस्था के रूप में काम करता है। उसके और भी कई सारे संस्थाएं हैं, तो ये आर्टिकल 26 उसी के अंतर्गत आ जाएगा। और आर्टिकल 27 जो है किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता की बात करता है। और आर्टिकल 28 जो है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करता है कि धार्मिक शिक्षा में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अब आगे जो है वह अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात की गई है। अब अल्पसंख्यक में क्या है, 29 और 30 यह अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात करता है। तो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार, यह आर्टिकल 30 है। और आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचार से संबंधित है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका डीपीएसपी और ये है आपका भाग 4 में। डीपीएसपी के बाद डीपीएसपी में ही ऐड कर दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी, जो आपका 42 अमेंडमेंट के तहत 1976 में इसे किया गया था। और उस समय जो था वो आपका 10 था। और 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो अभी वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो आइए डीपीएसपी से संबंधित कुछ आर्टिकल हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 37 में जो है भारतीय संविधान का भाग 4 किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। भाग 4 के बारे में बोल रहा है कि ये जो डीपीएसपी बनाया गया है किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। और आर्टिकल 38 जो है वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय की बात करता है। और 39 जो है यह नीति के सिद्धांत की बात करता है। और 39A जो इसी का एक आप कर सकते हैं कि आपका सब आर्टिकल था, कि सब आर्टिकल यानी कि उसी का छोटा 39A बना दिया गया है, जिसमें कि निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है। और आर्टिकल 40 जो है यह पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज के संगठन की बात करता है, पंचायती राज की बात करता है। और
आर्टिकल 41 जो है वह कल्याणकारी सरकार की बात करता है, और 42 जो है यह न्याय संगत और मानवीय कार्य के लिए मातृत्व राहत को सुनिश्चित करता है। अब जो है आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में समान कार्य के लिए समान वेतन, तो इसे छोटे फॉर्म में लिखा गया है, उचित वेतन एवं सभ्य जीवन। तो काफ़ी जगह इसे यहाँ लिखा मिलेगा आपको, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और 43A में प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी की बात की गई है, और 43B में सहकारिता को बढ़ावा दिया गया। सहकारिता का मतलब होता है कि कोई भी संगठन जो 3-4 लोगों 5 लोगों के द्वारा मिल करके बनाया गया है उसी को सहकारिता कहते हैं। और 44 जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है, और 45 जो है शिशु एवं बाल देखभाल के लिए प्रावधानों की चर्चा करता है। और आर्टिकल 46 जो है वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शोषण से संरक्षण के लिए दिशा निर्देश देने का काम आर्टिकल 46 करता है। और आर्टिकल 47 जो है वह पोषण, जीवन स्तर एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करता है, आर्टिकल 47। और 48 जो है वह वैज्ञानिक कृषि और पशुपालन अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने का कार्य करता है, आर्टिकल 48। अब जो है आर्टिकल 48A में पर्यावरण एवं वन्यजीव की संरक्षण की भी चर्चा की गई है, और 49 में राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक संस्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करने की बात आर्टिकल 49 में। जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे कि आपका लाल किला है, तो इसके संरक्षण की बात करता है, कुतुब मीनार है, तो इसके संरक्षण की बात आर्टिकल 49 के अंतर्गत की जाती है। और 50 में जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात की गई है, या कहीं कहीं लिखा होगा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, यानी कि 50-50 करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, और ये आर्टिकल 50 में भी है। और आर्टिकल 51 इसमें राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की चर्चा करता है या फिर बात करता है, आर्टिकल 51। अब जो है नेक्स्ट है वो है आपका भाग 5। भाग 5 में यह राष्ट्रपति से शुरू हो जाता है, भाग 5, जिसमें कि 52 से शुरू होता है। तो 52 में भारत के राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है, और राष्ट्रपति के बाद संघ की कार्यपालिका की शक्ति, यह किसकी कार्यपालिका की शक्ति, यह राष्ट्रपति के पास होती है, यह 53 में है। और फिर इतना पहले राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है वो बताया जाएगा, फिर चुनाव कैसे होगा, फिर हटाने की प्रक्रिया। तो ये चारों एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल में से एक है। तो आर्टिकल 53 जो है यह संघ की कार्यपालिका शक्ति को बताएगा, और 54 राष्ट्रपति का चुनाव को बताएगा। फिर आपका 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, और इसे महाभियोग चला कर करके हटाने की बात की कही गई है। और 63 जो है यह भारत में उपराष्ट्रपति, और 72 जो है यह आपका राष्ट्रपति के पास जो क्षमा दान की शक्ति है वह मृत्यु को कम कर सकता है या मृत्यु को हटा सकता है, जैसे फांसी की सजा दी गई है किसी व्यक्ति को, तो अब इसे या तो वो कम कर सकता है या फिर स्टे रोक लगा सकता है या फिर उसे सजा को माफ़ कर सकता है। तो इस तरीके से 2-3 जो है क्षमादान की शक्तियां हैं। और 74 में जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होंगे। तो मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं, पीएम एवं पीएम से संबंधित जितने भी जो सदस्यगण हैं तो वो आएंगे, जितने भी मंत्रियां हैं वो आएंगे। तो ये सभी मिलके एक मंत्रिपरिषद बनते हैं। और 76 में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल, इट मीन्स आप समझ सकते हैं
ये सरकार का वकील के रूप में कार्य करता है। सरकार का वकील के रूप में इनका काम होता है। फिर 79 में संसद का गठन होता है। फिर संसद का गठन होगा तो वह फिर राज्यसभा लोकसभा आएगा। तो 79, 80 और 81 पहले संसद है, फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा। इस तरीके से ये आपका संसद हो जाएगा 79, 80 और 81। और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वह आपका है 110। 110 में धन विधेयक की परिभाषा को बताया गया है। और फिर उसके बाद इसके अलावा यदि पीछे की ओर जाएं तो इसमें कुछ और आर्टिकल हैं, जैसे कि आपका 105। 105 जो है वह 105 जो है वह संसद की शक्तियों की बात करता है। संसद की शक्तियाँ इट मीन्स प्रत्येक संसद को एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। वो व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है और एक सामूहिक विशेषाधिकार होता है। तो इसकी बात करता है व्यक्तिगत और सामूहिक व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकार। और इसके बाद 112 आर्टिकल जो है यह आपका बजट। लेकिन बजट ऐसा कुछ नाम नहीं है। यदि बजट के तौर पर देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ होगा वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके अलावा 114 भी इम्पोर्टेंट है, जो है आपका विनियोग विधेयक के बारे में। विनियोग विधेयक ये भी महत्वपूर्ण है। अब आगे आ जाता है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जो आपका 124 से स्टार्ट हो जाता है। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। और अनुच्छेद 128 जो है उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात 128 के अंतर्गत की गई है। और 148 में भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक नहीं सही है, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, जिसे सीएजी कैग भी कहा जाता है। फिर 153 में आपका राज्यों में राज्यपाल को बताया गया है। और फिर 53 के बाद फिर 54 है, जिसमें कि कार्यकारी शक्ति जिस तरीके से आपका राष्ट्रपति में था 52-53 में था। 52 में भारत के राष्ट्रपति और 53 में राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर आपका 153 में राज्यपाल है और 154 में कार्यकारी शक्ति है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है। उधर आपका 52 में था, इधर आपको 153 में है राज्यपाल। तो ये ऐसे याद हो जाएगा। फिर 161 जो है यह राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी क्षमा दान करने की शक्तियों के बारे में बताता है। और फिर आपका 165 है राज्य का महाधिवक्ता। ये राज्य का वकील के रूप में काम करता है। जिस तरीके से 76 में भारत के लिए अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरीके से 165 में राज्य में भी महाधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं और यह राज्य के वकील होते हैं। तो 76 और 165 और 213 जो है यह अध्यादेश प्रख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति होती है, यानी कि अध्यादेश लाने की राज्यपाल की शक्ति होती है। और अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जैसा कि जानते हैं कि राज्यों में भी उच्च न्यायालय होते हैं जिसे कि हाई कोर्ट कहते हैं। तो 214 के अंतर्गत राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की भी बात की गई है। और 15 में जो है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय के रूप में भी काम होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा यदि कोई डिसीजन लिया गया है तो वह काफ़ी आपका प्रमाणित होगा, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कभी भी। उसके अधीनस्थ न्यायालय में वो जो भी जजमेंट आएगा उसके जजमेंट का वैल्यू होगा। और 226 में रीट के बारे में बताया गया है। कुछ रीट जारी करने का उच्च न्यायालय को शक्ति होता है।
तो उसी शक्ति के बारे में 226 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, और 223 जो है वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को बताता है, और 235 जो है यह अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण को बताता है। नेक्स्ट जो है, इसके पहले दो और आर्टिकल हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक है आर्टिकल 280 जिसमें कि वित्त आयोग की बात कही गई है, वित्त आयोग की बात कही गई है, और आर्टिकल 300 ए, इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको बनाया गया है, विधिक अधिकार बनाया गया है, 300 ए में डाल दिया गया है। और एक और है 267, यह जो है भारत में आकस्मिक निधि के बारे में बात करता है। भारत में जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिकता निधि की बात करता है। तो इसके पहले जो है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो 280, 300 ए और 267 भारत में आकस्मिकता निधि, और 300 ए में संपत्ति का जो अधिकार था उसे विधिक अधिकार बनाया गया, और 280 में वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। अब आते हैं 312, यह आपका भाग 13 में आ जाता है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, और 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। तो इस तरीके से जो लोक सेवा आयोग से रिलेटेड हैं वो 312, 15 और 20 हैं। ये तीनों भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब है भाग 15। भाग 15 से पहले भाग 14 है। भाग 14 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बात किया गया है। वो थोड़ा महत्वपूर्ण नहीं है ये, लेकिन फिर भी वो जानकारी योग है। लेकिन जो भाग 15 है उसमें 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। तो चुनाव आयोग इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में वहाँ पर इलेक्शन हुआ है, और मुख्यमंत्री अब कौन बने ये पता नहीं है, लेकिन इसलिए भी चुनाव हमेशा होते रहता है, तो उससे संबंधित जो आर्टिकल है उसको जानना जरूरी हो जाता है। अब 325 में है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदान सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने करने के लिए आयोग नहीं होगा। और 26 में जो है लोकसभा और राज्य की विधान सभाओं के चुनाव व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होंगे। तो मेन रूप से इसमें 324 इम्पोर्टेंट है, और 326 भी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा और राज्य की विधान सभाओं के चुनाव व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होंगे। अब जो है भाग 16 है। भाग 16 में 338 है, जो SC/ST को राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया था, और 40 में पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई थी, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे कहते हैं। 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग आ जाता है। अब जो है 16 के बाद फिर है 17 में राज्य भाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा होगी, और अनुच्छेद 345 किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं एवं भाषाएं होगी। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं होंगी 348। और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। यह 351 के तहत दिया गया है। भाग 17 में भाषा के बारे में है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। और भाग 18 में आपातकाल के बारे में बताया गया है। हाँ, भाग 18 352 से 60 तक है। 352 में आपातकाल की घोषणा है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। फिर 56 में राज्य
आपातकाल है जब वहाँ पर सरकार चलने में असमर्थ रहती है या सरकार गिर जाती है तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आ जाता है कि आज तक देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अब है भाग 19, 20, 21 ये सब में उतना ज़्यादा आर्टिकल नहीं है लेकिन फिर भी जानने योग्य जो है वह है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण दिया जाएगा आर्टिकल 361 के तहत। और 20 में जो है संविधान संशोधन एवं इसकी शक्तियाँ को बताया गया है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। फिर 21 में जो है कुछ विशेष राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जैसे नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक। इन सबों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और विशेष राज्य का दर्जा जो भी इससे संबंधित होगा वो देने की बात कही गई है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।